अब अक्सर जब आपके पास मोर देन 2 फोर्सेस होती हैं तो इट्स नॉट इजी टू ऐड सब्ट्रैक्ट दोस फोर्सेस, उनको पहले हमें डिवाइड करना पड़ता है। हम कहते हैं कि कोई भी फोर्स अगर होती है, इफ दिस इज अ फोर्स F, सही है, देन इट हैज एन X कंपोनेंट एंड इट हैज अ Y कंपोनेंट, सही है। जो Y कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं दिस इज F साइन थीटा। कैसे निकलता है ये, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगाई हुई है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं F कॉस थीटा। इस तरह हर फोर्स को जो है वो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। ओके, एवरी फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, सही। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता तो मैं क्या कर सकता था, मैं इन दो फोर्सेस को डिवाइड कर सकता था, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करता, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करता। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए होता कि एंगल जो है वो उस हिसाब से नहीं दिया हुआ। ओके, एंगल अगर उस हिसाब से दिया हुआ होता तो हम जो है वो आसानी से रिजॉल्व कर पाते, सही। और जब भी हमें इन फोर्सेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा फिर तो हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को अलग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को अलग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। पहले हम एक को जो है वो रिजॉल्व करके देखते हैं। ये कहता है यूजिंग द डायग्राम फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एक फोर्स बनी हुई है, इसने पूछा हुआ है कि आप इसका कंपोनेंट बताएं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 साइन 20 और ये बनेगा 6 कॉस 20। जो एडजेसेंट वाला होता है वो कॉस बनता है और जो ऑपोजिट वाला होता है वो साइन बनता है। सर एक मिनट, वो ऊपर वाली डायग्राम लगा सकते हैं आप? ये सबने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा पहले। सही हटा जी के सर, देखिए। पढ़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सही है। अभी हम फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम में मैं आता हूँ। पहले मुझे एक क्वेश्चन अभी नजर आया था तो आई वुड वांट टू सॉल्व दिस फर्स्ट। अब ये कहते हैं 3 कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर फोर्सेस होती हैं, दे आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन ऑफ मैग्नीट्यूड्स 8, 12 एंड 2 न्यूटन एक्ट ऑन अ प्लेन। ये 3 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। ओके, the resultant of the forces has magnitude r newtons. The direction of the 3 forces and the resultants are shown. Find r and theta. तो जब 2 फोर्सेस थी तो बीच में जो है वो मैंने पैरेललोग्राम बना लिया था। 3 फोर्सेस के बीच तो पैरेललोग्राम नहीं बन सकता ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अलग सॉल्व करना पड़ेगा और वर्टिकल फोर्सेस को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। हर फोर्स जो होगी वो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उसका जो है वो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यहाँ तक बात सबको समझ आती है? एक सेकंड, एग्जांपल 2 का दिखाएं। क्या हुआ? यही देखना था। सही है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पास पेपर का सवाल है, इसको देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। 7 मार्क का सवाल है। ओके, इट्स अ 7 मार्क क्वेश्चन। इट्स नॉट नेसेसरली डिफिकल्ट बट लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब मुझे बताइए, जो 12 न्यूटन की फोर्स है इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 12 साइन 25 और ये कितना हो जाएगा 12 cos 25। फिर ये 8 cos 10 हो जाएगा और ये 8 साइन 10। यहाँ तक बात सबको समझ आती है? Is everybody clear on these? जी सर। तो अब मुझे बताएं, क्या मुझे R को भी रिजॉल्व करना चाहिए? क्या मुझे इसको भी यूं करना चाहिए? Should I do this? सर आर को भी करना पड़ेगा। यस क्यों कुनूज? फिर क्या करोगे? सर, क्योंकि इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को ऐड करना है ना।
हाँ लेकिन आर तो वर्टिकल रिजल्टेंट है ना, अगर रिजल्टेंट को भी ऐड कर दोगे तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? अच्छा नहीं सही है, सॉरी इसमें ऐड नहीं करना है, जी जी सही है। सही है, डज दैट मेक सेंस? क्या अगर मैं इसको भी, रिजल्टेंट है ना, रिजल्ट आना है ना, इन तीन फोर्सेस का रिजल्ट आना है, अगर मैं उस रिजल्ट को भी ऐड कर दूं तो आपकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ कि पहले मैं वर्टिकल फोर्सेस की बात करता हूँ। वर्टिकल फोर्सेस में क्या हो रहा है, दो फोर्सेस ऊपर लेके जा रही हैं, 8 sin 10। सर ये दोबारा बता दें रिजल्टेंट वाला। एक मिनट बता रहा हूँ। 8 sin 10 और 12 sin 25 ये दोनों ऊपर लेके जा रही हैं और एक फोर्स नीचे लेके जा रही है, तो मैंने कहा कि उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरा वर्टिकल रिजल्टेंट हो गया। वर्टिकल रिजल्टेंट इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेस वर्टिकली एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। सारा मैंने ये कहा कि अगर मैं रिजल्टेंट को भी यहाँ पे ऐड कर दूं ना तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन तीन फोर्सेस का रिजल्ट ही आर है। अब यहाँ पे एक और आर लिख दूंगा तो दो दफा आर काउंट हो गया ना, कि ये भी पूरा आर है और फिर ये भी आर हो जाएगा, so that's going to double count it, so I won't do सही, that. थैंक यू। Okay, थैंक यू। okay, can someone do this calculation for me and give me 3 decimal places? सर ये जो वर्टिकल फोर्स है ये आर cos थीटा के इक्वल होगा ना? अभी रुक ये जो जाओ, अभी अभी करता हूँ, अभी मैं करता हूँ। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अभी मैं करता हूँ। प्लस कब हो रहा होता है, माइनस कब हो रहा होता है? क्या? सॉरी प्लस कब हो रहा होता है, माइनस कब हो रहा होता है? बेटा, ऊपर वाले दोनों जो ऊपर जा रहे थे उनको मैंने प्लस कर दिया, नीचे वाले को माइनस कर दिया। सर आंसर है -7.94। सारा तो मुझे कह रही 4.46 आ रहा है। मैं रेडियन में किया, एक सेकंड। हाँ ये सर ख्याल मेरा है। भी 4.46 आ रहा है। सही है 4.4 4.461 3 dB में। 46 यस, 4.4606। 4.4606 ओके ओके। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट की। मुझे बताओ कौन सी साइड ज्यादा हैवी नजर आ रही है, राइट वाली या लेफ्ट वाली? राइट वाली होगी शायद। राइट वाली नजर आ रही है, तो मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट जो होगा वो 12 cos 25 माइनस 8 cos 10 होगा। क्या अलग डायरेक्शन में इसकी? ये इसका अंदाजा जो है वो एंगल और हाइपोटेन्यूज देख के लगा लिया ना, फिर हाँ हाँ, कौन थोड़ा सा सा लगा साइज रहा। को देख के भी। 2.997। जो भी बड़ा होगा उससे छोटा माइनस करेंगे। हाँ, ताकि अब डायरेक्शन से ही पता चले ना राइट है या लेफ्ट है। ओके, तो अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट लाइक दैट 2.997 and there is a vertical resultant like that which is what 4.4606। इसकी डायरेक्शन हम लोग खुद ही डिसाइड करें। ऐसे अगर लेफ्ट वाले को हम बड़ा लेते तो फिर लेफ्ट पे जा रहा होता ना। हाँ हाँ एब्सोल्युटली, वो तो मैग्नीट्यूड से पता चलेगा ना। So this is the resultant that I have. This is R that is really supposed to be, और ये आपको नजर आ रहा होगा इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी डायरेक्शन से मैच कर रही है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड अब क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। फाइव पॉइंट सर आई एम गेटिंग 5.374।
let me check. तो मेरा 5.495 आ रहा है। तो 5.495 आ रहा है, तो मैंने कुछ गलत किया, एक मिनट। हाँ सही है, ओके 5.495। सही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर देंगे तो 5.50 हो जाएगा। ओके, अब इसका एंगल आपने कौन सा वाला बताना है? ये बाहर वाला बताना है, सही है। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये वाला एंगल जब मैं बताऊंगा तो इस एंगल को निकाल के जो है वो मैंने 90 डिग्री से माइनस करना होगा। तो अल्फा में कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा tan इनवर्स ऑफ 4.606 ओवर सर 2.997। निकाल सकते हैं, वो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है उधर का, डायरेक्ट वही निकाल लें ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला निकालो, उल्टा tan इनवर्स करना पड़ जाएगा ना, फिर मैंने ट्राइंगल इस तरह बनाया हुआ है। समझ आते तो कर लो, कोई मसला नहीं। ओके 4606 सही। फिफ्टी 56.1। सर ये क्या नाम है, जो हमने वर्टिकल निकाला है उसका और आर का जो कर लेंगे ना हम लोग, कोसाइन हो जाएगा ना? मैंने इन दोनों को यूज किया, अच्छा वो तरीके भी सही है ना जो मैं बता वो रहा भी हूँ। सेम ही आएगा। हाँ लेकिन देखो उसमें डबल राउंडिंग ऑफ हुई भी होगी ना, एक दफा आर के लिए राउंडिंग ऑफ हुई भी है, तो मैं वो अवॉइड करना चाह रहा हूँ। 33.9 डिग्रीज। और लिखा है 33.9। क्या सर आपने आंसर लिखा है क्या 33.9? ये मैंने नीचे लिखा हुआ है ना। सर वो कवर हो रहा है ना चीज से, थोड़ा नीचे कर दो। तो सर 56.1 में क्या मसला है? वो सेम आंसर दे दो। देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है ना समीर को, अच्छा सही है, सही है। नहीं तो थीटा ये बाहर वाला है, ये मैंने अभी ये वाला निकाला है। सर डायरेक्शन कैसे देंगे फिर इसकी? डायरेक्शन देनी नहीं, उसने कहा फाइंड द आर एंड थीटा। देनी होती तो तुम कहते बेयरिंग ऑफ 33.9 डिग्रीज। सर लामीस थ्योरम क्या है? इसके नीचे ना ये सवाल। क्या सॉरी दोबारा बोला? ठीक है, लामीस थ्योरम क्या है? वो अभी अभी ये लामिस थ्योरम नहीं है, लामिस थ्योरम सिर्फ ये एक एग्जांपल है, वो बाद में वो वहाँ पे सेपरेशन अभी से। सवाल कराया वो लामीस थ्योरम का नहीं है? क्या सॉरी? अभी सवाल कराया वो लामीस थ्योरम का नहीं है? नहीं नहीं, वो लामिस थ्योरम सिर्फ एक एग्जांपल है, ये वाली विल टॉक अबाउट। सारा आप क्या कह रही हो? इज 56.1 द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द रिजल्टेंट? यस सारा, इट्स द एंटायर एंगल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना हुआ है अल्फा। ओके, does everybody understand this question? एक और करके देखते हैं। Okay, I want you to be good at this, so let's try out this question again. This is a 7-mark question. You get that the three coplanar forces of magnitude 68, 75, and 100 act at an origin of O as shown in the diagram. The components of the resultant in the three forces are minus 60, 0, and अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जरा और से पढ़ो। The components of the three forces in the positive x directions are minus 60, 0, and 96 respectively. Find the components of the three forces in the positive y direction. सर यानी कि वो उनकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्टवर्ड है। किसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है? What जो are these एक्स minus 60, 0, and 96? That's the question. And what is this question missing that was there in the previous question? सर इसमें उन्होंने कंपोनेंट दिए हुए हैं ना, एक्स कंपोनेंट। It's सर the एंगल्स नहीं गिवन इसके अंदर। एंगल्स नहीं गिवन, इसकी जगह हमें क्या गिवन है? इसकी जगह हमें कंपोनेंट्स गिवन है। तो हमें क्वेश्चन गौर से पढ़ना है। वो कहता है कि ये थ्री कोप्लानर फोर्सेस तो हैं, इनके एंगल मैं आपको नहीं बता रहा,
लेकिन इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बता देता हूँ। वो ऑब्वियस सी बात है कि 96 जो वो बता रहा है वो इसका कंपोनेंट है, और -60 जो बता रहा है वो इसका कंपोनेंट है, तो इसको मैं 60 लिख देता हूँ। इनसे फायदा मुझे क्या होगा? इनसे फायदा ये होगा कि मैं इनका एंगल भी निकाल सकता हूँ और इनका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकता हूँ। उसने यही पूछा हुआ है, द कंपोनेंट्स ऑफ द थ्री फोर्सेस इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सही है, तो इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि है क्या y कंपोनेंट्स को मैंने y1 कह दिया और y2 कह देता हूँ इसको। तो y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 68 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट? फिर बताइए कैसे निकाले? क्या? तो दोबारा बोला आशिर। एक्सप्लेन अगेन, ये कैसे हो रहा है y1 स्क्वायर? तुम्हें 60 और 96 समझ आया? हाँ, तो ये तो बस मैंने 90 डिग्री बना लिया नहीं, 68 न्यूटन तो वो है ना हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस लगाया मैंने अच्छा, इससे किया है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस से। हाँ, टू होता है अभी। किसी को ये जल्दी कैलकुलेट करना आता है? 100 माइनस 96 होल स्क्वायर। सेवन 84। वो तो चलो मैं पूरा वो पूछ रहा हूँ, y2 और पूछ रहा हूँ। 28 हो गया रूट होके। देखो इसको जल्दी करने का तरीका ये होता है, लेट्स से यू गेट दिस क्वेश्चन ऑन समवेयर एल्स एंड यू वांट टू डू इट विदाउट अ कैलकुलेटर, यू कैन आल्सो डू इट लाइक दैट। तो ये जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये जो जाएगा 196 हो जाएगा। अगर इस पे रूट लगाना है तो ये 2 बन जाएगा और ये 14 बन जाएगा। सर इसके बारे में तो हम लोग भूल ही गए थे। क्या? अच्छा हुआ आपने ये वाली बात याद दिला दी। शॉर्टकट है कैलकुलेशन का, यू आर सपोज्ड टू डू दिस मैन्युअली। ओके, राइट नाउ यू आर नॉट, सो डोंट ट्राई टू डू इट। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग इन माय हेड। ओके, सही है। y2 28 आ गया। तो हमें इनको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बताना है, तो हम क्या बताएंगे कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या क्या है। पहले उसने ये वाली फोर्स बताई थी, तो हम कहेंगे द फर्स्ट पॉजिटिव इज द फर्स्ट कंपोनेंट इज -32 न्यूटन, फिर 75 न्यूटन एंड -28 न्यूटन। Does everybody agree with that? The resultants in the positive y direction are this. ये भी कोई रिस्पेक्टिवली बताएंगे क्या, या रिजल्टेड हाँ, पूरा बताएंगे? जिस ऑर्डर में उसने बताए थे उसी ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ। Technically it wouldn't matter, but as long as you know what you're doing. Okay? अभी -32 because ये नीचे जा रहा है ना, पॉजिटिव y डायरेक्शन ऊपर है, जिस तरह ये -60 बताया था ना उसने। ओके, एनीथिंग एल्स? फिर दूसरे पार्ट को देखें। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ पहले हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट। हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट क्या आएगा? 96 माइनस 60, 36। वर्टिकल रिजल्टेंट क्या आएगा? 75 माइनस 28 माइनस 32, कितना बनता है? 50 60 15, तो यूं करके 15।
तो इसका रिजल्टेंट कैसा बन रहा होगा? इसका रिजल्टेंट ऐसा बन रहा होगा। सही है। कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा कि रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। सर हमेशा डायग्राम बनाएंगे सॉल्व करने के लिए? हाँ, ताकि वो एंगल भी पता चले ना। सही है। डायरेक्शन भी पूछी हुई है तो थीटा भी निकालूंगा। थीटा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स ऑफ 15/36 क्या आता है? 22.6। 22.6। तो मैं क्या कहूंगा कि द रिजल्टेंट is 39 newtons at an angle of 22.6 degrees from the positive x-axis. सर ये भी तो बताना होगा ना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, anti-clockwise. तो ये कैसे पता फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? ये वाला एंगल है ना बेटा? ओके। ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। क्यों एक्ट कर रही है ना ये? ये एंटी क्लॉकवाइज बीच में है। तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। ये एंटी क्लॉकवाइज बीच में लिखा हुआ है या आखिर में लिखा हुआ? इसी के साथ लिखा हुआ है, जहाँ भी लिखना है तुम लिख दो। It's नहीं, the resultant is 39 Newton at an angle of anti-clockwise 22.6 degree. 22.6 degrees anti-clockwise लिख दो। Okay. Let's move on. Okay. Three coplanar forces at the point this and the directions in which the forces act are shown in the diagram, with sin alpha is equals to this, cos alpha equals to this, and sin beta equals to 0.6 and cos beta equals to 0.8, showed that the resultant of the three forces has the x0 component in the x direction. सही है। तो यानी वो कह रहा है कि x कंपोनेंट जब हम रिजॉल्व कर लेंगे तो वो 0 आएगा। सही है। तो हमने कहा कि सबको रिजॉल्व करते हैं। हमेशा अपने डायग्राम के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। 25 साइन अल्फा cos alpha, 30 sin beta, 30 cos beta. Okay. Show that the magnitude and show that the resultant of the three forces has a 0 component in the x direction. तो मैं कहूँगा कि शो करना है कि 25 cos alpha minus 30 cos beta करके should be 0. Should be 0. Okay, check करते हैं। 25 into cos alpha कितना है? 0.96. cos beta कितना है? 0.8. Is it 0?
यस सही, दैट्स 0. सो मैंने प्रूफ कर दिया कि हॉरिजॉन्टली जो है वो फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं आपस में. ओके, उसने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस. सही है, तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट जो है वो 0 है. वर्टिकल रिजल्टेंट की बात करते हैं. सब तो काम आसान हो गया, बस वो निकालना वर्टिकल वाला. हाँ बस कुनूज उसमें छोटा सा प्रॉब्लम ये होगा कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली साइड हैवी है. अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अपवर्ड्स जो है वो हैवी है, डाउनवर्ड्स जो है वो लाइट है. ये मुझे क्या वैल्यूज कैलकुलेट करके ही पता चल सकता है, उसके अलावा नहीं पता चल सकता. हाँ अपवर्ड्स तो को सर मैं बाय डिफॉल्ट, अगर शायद आता है नेगेटिव तो वो कोई मसला तो नहीं है, तो हम कर लेंगे चेंज. हाँ वो अब डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, से वो इंटरप्रेट करने वाली बात है. ये हैवी आई 5 आया है. सही है? अगर वो हम वो साइड भी ले जो हैवी नहीं है तो फिर भी तो माइनस होगा, तो डायरेक्शन पता चल जाएगी ना. हाँ वो डायरेक्शन हो जाएगी. तो मैं कहूँगा कि द रिजल्टेंट is 5 newtons in the positive y direction. Okay, अब -5 न्यूटन नहीं लिखेंगे अगर माइनस आ रहा हो. so 5 newtons in the negative y direction लिखोगे ना. पॉजिटिव बाई डायरेक्शन. Positive y direction, sorry. Yeah. Okay, ये कहते हैं the force of magnitude 20 newtons is replaced by another force. The effect is that the resultant force is unchanged in magnitude but reversed in direction. Okay, तो उसने कहा 20 न्यूटन की फोर्स को रिप्लेस कर दो by another force. The effect is that the resultant force is unchanged in magnitude but reversed in direction. State the magnitude and direction of the replacement force. State का मतलब ये होता है कि कोई calculation actually required नहीं है. वो आपसे कह क्या रहा है कि भाई अब जो हुआ वो ये हुआ कि एक 20 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिप्लेस हो गई बाय अनदर फोर्स. रिजल्टेंट को क्या हुआ कि रिजल्टेंट पहले यूं करके आ रहा था, अब यूं हो गया, यानी डाउनवर्ड साइड जो है वो हैवी हो गई. सही, डाउनवर्ड साइड हैवी कैसे हो जाएगी? जब ये वाली फोर्स हैवी हो जाएगी. तो यानी 20 न्यूटन बढ़ के कुछ और हो जाएगा. कितना और हो जाएगा? 30 हो जाएगा उसमें क्या 30 हो जाएगा. फैजान में बता रहे हैं, चैट ने लिखा है फैजान ने कि 30 हो जाएगा. क्यों 30 हो जाएगा? क्योंकि मैं कहूंगा कि 30 इंटू 0.6 प्लस 25 इंटू 0.8 माइनस एक अननोन फोर्स कह दूं, एफ कह दूं, इसको मिला के जो है वो -5 बना देगी. कैलकुलेशन वैसे करनी नहीं है, मैं सिर्फ आपको वर्बली बता रहा हूँ कि ये 25 माइनस एफ इक्वल्स टू -5 हो जाएगी. तो ये 30 न्यूटन. Does that make sense to everybody? Any questions at this point? अब इसकी डायरेक्शन भी क्या बताएंगे? वही 30 न्यूटन इन द नेगेटिव बाई एक्सिस. वो उससे अच्छा इसकी डायरेक्शन में 30 न्यूटन्स, हाँ, in the negative y direction. 30 newtons in the negative y direction. सही है. सारा मैंने ये कहा कि अभी जो इसका रिजल्टेंट निकला ना वो ऐसा निकला. वो कह रहा है कि आप एक 20 न्यूटन की फोर्स को एक ऐसी फोर्स से रिप्लेस करें
कि the effect is that the resultance is unchanged in magnitude but reversed in direction. यानी ये अब जो है वो unchanged in magnitude but reversed in direction, यानी इन तीन फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो ये -5 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि -5 होने का मतलब ये है कि ये 20 न्यूटन वाली फोर्स जो है वो रिप्लेस होके कोई बड़ी फोर्स से रिप्लेस हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और ज्यादा कि वो रिजल्ट को नीचे ले जाए। तो कितनी हैवी हो जाएगी? फैजान ने हमें बताया 30। उसने कैसे बताया? उसने कहा कि ये पहले से 25 आ रहा था, अगर नीचे वाली फोर्स को हैवी बनाने 5 हैवी बनाने तो हम इसको 30 ले लेंगे। ओके ओके, ये हो गए रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अब जरूरी नहीं होता कि हर दफा फोर्सेस में कोई रिजल्ट आए, समटाइम्स फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर हैं और लेफ्ट वाली फोर्सेस जो हैं वो राइट वाली फोर्सेस के बराबर हैं, सब आपस में बैलेंस कर रहा है। अगर सिर्फ एक ट्रू हो तो फिर भी वन बैलेंस्ड होगा। अगर एक ट्रू हो तो अगर ओनली वन ट्रू हो इन दोनों में से तो फिर भी अनबैलेंस्ड होगा। हाँ, रिजल्टेंट तो निकलेगा ना, जैसे अभी वर्टिकल निकल रहा था रिजल्टेंट से। Okay, this says a mass of 10 kg is suspended in equilibrium by two light inextensible strings A and B. सही है। अब स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होती है? टेंशन होती है। तो मैं इसको कह देता हूँ टेंशन A एंड टेंशन B। ओके, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। उसने कहा टेक G टू B। ये इसने नीचे मास बनाया हुआ है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 न्यूटन की फोर्स हो गई। अब मैं क्या कहूंगा कि ये दो टेंशन रिजॉल्व होंगी। ये टेंशन जब रिजॉल्व होगी तो मैं कहूंगा आई एम नॉट कॉलिंग दिस T नाउ, मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यही कह रहा हूँ कि ये B sin 35 है और ये B cos 35 है और ये जो है वो A cos 15 है और A sin 15 है। अब हमने क्या सीखा है कि भाई अगर इक्विलिब्रियम है तो ये बैलेंस होगा, यानी अप इक्वल्स टू डाउन। तो अप कौन कौन सी जा रही है? अप मैं कहूंगा कि जा रही है दो तरह की फोर्सेस हैं, A sin 15 एंड B sin 35। डाउन कौन कौन सी जा रही है? 100 जा रही है सिर्फ। साद, यस साद, I read your message, सही है। Okay, left equals to right. Okay, left में क्या है? A cos 15 और राइट में B cos 35। अब मुझे बताओ कि ये किसका सवाल बन गया है? What do you have to do now? Simultaneous. Simultaneous है, सही है। तो साइमल्टेनियस में अब मैं आपको बता रहा हूँ आपने किस चीज का ख्याल रखना है। देखें, आप हर स्टेप पे अगर कैलकुलेशन करते जाएंगे ना तो राउंडिंग ऑफ एरर्स जनरेट होते रहेंगे, सही है। अप्रोक्सीमेशन बढ़ती जाएगी एज यू गो ऑन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ सब्स्टिट्यूशन दैट अवॉइड्स दैट। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैंने एक सब्स्टिट्यूशन बनाई। मैंने कहा A is equals to B cos 35 divided by cos 15, and I would want you to do this on the exams as well so that the examiner sees your exact calculations. यहाँ पे A की जगह लगाया मैंने। एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे जो cos के साथ वाले। हाँ, अभी मैं उसको इसी तरह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सही है। अब दोनों में B कॉमन है तो मैंने कहा कि ये कैलकुलेशन जो हो जाएगी मेरे कैलकुलेटर पे ये हो जाएगी और फिर मैं इसको दूसरी साइड पे जब डिवाइड कर दूंगा 100 से तो B का आंसर भी आ जाएगा। अब सब आपने अपने कैलकुलेटर्स पे करें, मैं भी आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ।
मेरा आंसर आ रहा है 126.0927। मैं कह दूंगा कि दिस राउंड्स ऑफ टू 126। अब मैं इसी नंबर को यूज करते हुए अगर अपना ए की वैल्यू निकालूं, अच्छा कॉस और साइन का प्लीज ख्याल रखिएगा, अक्सर हम टाइप करने में गड़बड़ कर देते हैं। सर ये जैसे आपने अभी बी की वैल्यू निकाली ना 126 पॉइंट ये नहीं, तो अगर हम आंसर तो बी का लिखते हैं 126, लेकिन हम ए की कैलकुलेशन में अगर हम लोग शो करें कि हमने 126.0927 लिया है तो वो गलत तो नहीं होगा ना? मैंने वही लिया है, वैसे पूरा ही लिया है, अच्छा सही। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे रख लिया, और रखना भी यही चाहिए क्योंकि अगर तुम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इस्तेमाल करोगे तुम्हारा ए भी जो होगा वो अप्रोक्सीमेटेड आएगा। कभी कभार चांस होता है कि एग्जामिनर्स को पेनलाइज भी कर देगा। कल देखते हैं, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया है। व्हाई डोंट यू ट्राई दिस वन? ये 40 हो जाएगा। सही है, आपने अगर 52 और 46 से इक्वेशंस बनाई हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट बनी होंगी, डजंट मैटर। ओके, आप कहेंगे कि T1 जो है वो T2 cos 44। Okay, so T2 you're telling me comes out as 31.8 and T1 comes out as 29.1. अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये होगा 5 मार्क का सवाल, हाँ, या 4 मार्क का। उसके लिए आपको पूरा पेज दिया हुआ होगा। You'll get an entire page. You'll probably be done with just writing on these 3-4 lines. So you don't have to worry about ये जो मैंने लिख के आपको बताया ना, इसी के मार्क्स हैं। जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हीं लाइंस के मार्क्स होते हैं। अब इससे ज्यादा आप बैठ के जो है वो एक कैलकुलेशन मुझे दिखाते रहे, cos 44 क्या होता है और cos 38 क्या होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर वो कभी कभी सर हो जाता है। Okay, let's begin again. Now this question is about Lami's theorem. So yeah, Lami's theorem is a theorem that there are two things. It applies to forces in equilibrium. Lami's theorem से आप resultant नहीं निकाल सकते, एक बात। दूसरी बात ये है कि only applies when there are exactly 3 forces. अगर 3 से कम या 3 से ज्यादा है forces तो Lami's theorem जो होता है वो apply नहीं हो सकता। ओके,
ये कहता है पार्टिकल ऑफ वेट 10 न्यूटन दिस इज suspended by two strings. If these strings make an angle of 30 and 40 to the horizontal, find the tensions in the string. सही है। तो लैमीज थ्योरम आपसे क्या कहता है कि जिस तरह साइन रूल होता था उस तरह जो है वो आप लैमीज थ्योरम को लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो लैमीज थ्योरम बेसिकली ये होता है। ये एंगल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, कैन आई से दैट दिस एंगल इज 130 and this one is 120, तो मैं कहूंगा कि T1 over sin 130, does everybody agree with that कि मैंने ये वाली फोर्स ली और इसके सामने वाला एंगल ले लिया, इसके ऑपोजिट वाला एंगल ले लिया, फिर मैंने कहा कि T2 over sin 120 should be equal to, ये एंगल कितना है 70 110 10 over sin 110. That is what the Lami's theorem will tell you. कि भाई अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो ये तीन इक्वेशंस ड्रॉप आप कर सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास T2 निकल आएगा। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे आया फॉर्मूला? ये 10 ओवर साइन 110 कहाँ से आ गया सर? ये वाली फोर्स और इसके पीछे वाला एंगल, ये फॉर्मूला है लामिस थ्योरम का, ये क्या है? ये थ्योरम है ना, जिस तरह साइन रूल होता है ना, इस तरह ये है, साइन रूल बना हुआ है बेसिकली। तो सर ये 110 और 10 न्यूटन फोर्स इनमें कहाँ लग रहा है साइन रूल? ये ऑपोजिट तो नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ जो फोर्स है उसके पीछे वाला एंगल होता है। जैसे T1 देखो, इसके पीछे एंगल कितना है? हाँ 120 है। सही है। T2 के पीछे 120 है। T2 के साथ 130 है क्या? T2 के साथ बेटा 120 है ना। अगर मैं So we were on Lami's theorem, and so sorry, this took a while to sort out why thing was Zoom का issue था, restarting it sort of on the iPad. Okay, so everybody understand Lami's theorem कि हम force लेते हैं और उसके opposite वाले angle का sign, सही है। यहाँ पे मैंने आपको draw करके भी दिखा दिया to show you what I'm doing on the Lami's theorem. I'm taking the forces and I'm taking the angles opposite that and using them in sort of a sine rule. सही है। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉर्ट ऑफ जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करते, जिस तरह हम फोर्सेस को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करके कर रहे थे, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, तो ये सॉल्व जरूर हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सही, इट्स जस्ट दैट दिस आइडिया इज रिलेटिवली क्विकर। Okay, then T1 sin 130 equals to 10 sin 110. .15. Okay. अच्छा, ये हो गया लैमीज थ्योरम। याद रखिएगा कि बहुत कम जगहों पे लगेगा। It's going to be only when forces are in equilibrium, and the other thing is that there are exactly 3 forces. T1 अपॉन साइन 130 का उससे कंपेयर कर सकते हैं ना T2 से? हाँ कर सकते हैं, वो राउंडेड ऑफ था इसलिए नहीं किया। सर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कैसे पता चला? ये ऊपर लिखा हुआ होता है, कहाँ ये लिखा हुआ नहीं है बट यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। Suspended by 2 strings है ना, so it implies that they're in equilibrium, right? वरना मूव कर रहा होता पार्टिकल। ओके, ये सवाल देखें अब। This says 3 coplanar forces of magnitude this and this are in equilibrium acting at a point
P in the direction shown in the diagram. सही है। अब वो कहता है कि find alpha in F। सर ये साइन अल्फा प्लस 90 ओवर एफ इज इक्वल टू ये साइन तुम क्या यूज कर रहे हो? लैमिस थ्योरम थ्योरम कर रहा हूँ। तो तुम्हें ये पूरा एंगल चाहिए होगा, ये 90 प्लस अल्फा हो हाँ जाएगा। वही कह रहा हूँ, अल्फा प्लस 90 और ये कितना हो जाएगा फिर? ये होगा 180 माइनस नहीं, हाँ 180 माइनस अल्फा। सही है, सही है। अब मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व करूंगा। सही है, तो ये हो जाएगा 15 ओवर साइन 90 इक्वल्स टू 12 ओवर साइन 180 माइनस अल्फा। सर तो हम लामिस थ्योरम ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के अंदर यूज नहीं कर सकते थे हम, उसके अंदर भी 3 वो फोर्सेस थे, इक्विलिब्रियम में था। उसमें रिजल्टेंट थे बेटा, इक्विलिब्रियम नहीं था। सही है, तो पहले ये दो सॉल्व हो जाएंगे। सही है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। तो लैमिस थ्योरम से जिंदगी आसान हो गई, थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी आसान हुई है वैसे। मुझे बताओ कि अब इसमें क्या मसला है? हाँ, ये थोड़ा सा मसला आता है। सही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? क्या मतलब सर? डिफरेंट साइन इनवर्स करेंगे तो डिफरेंट आएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट एंड सेकंड। सही है, ये मुझे देख के कैसे पता चला कि भाई अल्फा जो है वो ऑब्ट्यूज आ गया है, अल्फा यहाँ पे तो अक्यूट है। ओके, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना होता है मुझे कि अल्फा जो है वो 180 माइनस 126.8699 होगा, विच इज 53.13। जस्ट बी केयरफुल विद दिस, क्योंकि फिर अगले पार्ट में जब प्लग इन करोगे ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। Does that सर make sense? लैमिस थ्योरम और लैमिस थ्योरम में साइन की जो साइंस होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो पहले से कंसीडर है ना? हाँ, लेकिन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों में होता है ना क्वाड्रेंट्स में। तो अक्यूट भी आ सकता है, ऑब्ट्यूज भी आ सकता है। ऑब्ट्यूज आ गया तो उसको अच्छा अक्यूट बनाना पड़ेगा अच्छा अच्छा सर। क्वेश्चन को देख के। फिर मैं कहूँगा 15 साइन 90 इक्वल्स टू एफ ओवर साइन 90 प्लस 53.13। तो ये बनेगा 15 143.13। नाइन आ रहे, पूरे एग्जैक्ट 9 आ रहे। मुझे बताओ कि इस सवाल को किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? Can I do it? कैसे? सर ये वही 180 माइनस अल्फा की हम एंगल डायरेक्ट ऑप्ट कर दें। कंपोनेंट निकाल के कर सकते हैं ना सर? कंपोनेंट निकाल के कौन कह रहा है? आसान में। बताओ कंपोनेंट कैसे निकालूं? मुझे बताओ कैसे रिजॉल्व करूंगा आसान, किस डायरेक्शन में? Do सर you चाहे तो want me to resolve it like that?
सर along the F force उसके कर एफ के सकते हैं। पास ना एफ रिजल्टेंट होगा फिर। एफ रिजल्टेंट नहीं हो, रिजल्टेंट तो है ही नहीं ना, इक्विलिब्रियम है बेटा। ये देख विद रिस्पेक्ट टू F कर लेना रिजॉल्व, एक तरीका ये हो गया। मतलब F के जो F की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ गया और एक दूसरे मिनट कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस लग सकता है ऊपर। सही। लगना तो चाहिए शायद। देखो इसमें दो बातें, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। अभी तुम कह रहे हो, मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ कि इसको रिजॉल्व कैसे करूँ। क्या मैं इसको यूं करके रिजॉल्व सर करूँ? 12 न्यूटन की 15 न्यूटन की लगा दे और फिर से F न्यूटन की कनेक्ट कर दो। ऐसे ऐसे होगा ना, मतलब x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट अलग अलग, f cos 90 माइनस अल्फा माइनस 12 cos अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड देन फिर उनको दोनों को इक्वल करके आ एफ जाएगा। कॉस अल्फा तुम्हारे पास कहाँ से आया? f cos 90 माइनस अल्फा आएगा। एंगल्स मतलब अच्छा निकाल अच्छा, लिया ना हमने। देखो बात ये है कि वही तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना कि तुम अगर ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स की बात करोगे ना, सही है, तो रेजोल्यूशन जो होगी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि यू कैन जस्ट रिजॉल्व इट लाइक दैट। Do you understand this resolution? Can I call this 15 cos alpha and 15 sin alpha? So what I've done actually is I've rotated the axis that I had. ये मैंने axis लेके ना उसको rotate कर लिया, ये देखो इस तरह। How do I show this to you? ये नहीं, I've rotated the axis like that. और फिर मैंने कहा है कि ये अब देखो, ये मेरी y axis और ये x axis ये normal हो गई, तो मैं इसको resolve कर लेता हूँ। ये 15 cos alpha है, ये 15 sin alpha है। अब तुम्हें लेफ्ट इक्वल्स टू राइट और अप इक्वल्स टू डाउन नजर आ रहा होगा। डाउन में ही आ जाएगा। सही, आई कैन डू अ रेजोल्यूशन लाइक दैट। आई कैन इमेजिन दिस एज एन इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली, कि भाई मैं अगर यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना देता तो आप फोर्सेस को इसी तरह रिजॉल्व कर रहे होते ना, या तो यूं कर लेते या यूं कर लेते। डज एवरीबॉडी गेट दैट आइडिया? कि अगर मुझे इसको रिजॉल्व करना होता तो मैं इस तरह करता और फिर ये क्वेश्चन आसान होता। ये बनता 15 cos alpha equals to f और ये बनता 12 equals to 15 sin alpha। और कोई तो नहीं है ना? सही है। फिर दो अननोन्स हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं if you were to solve them simultaneously। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता फिर भी। हाँ राफे, I just saw your message. Okay, but Lami's theorem is the easy way out in this question, just that you have to be careful about। बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ।